हे गाइस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 8 पार्ट 3। पिछले दोनों पार्ट्स में हमने काफी कुछ इंपॉर्टेंट कवर कर लिया था और आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अब क्योंकि क्राफ्ट्स और क्राफ्ट्स पर्सन्स इतने इंपॉर्टेंट थे उस टाइम पे, तो उनके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है कि उस समय काफी क्राफ्ट्स प्रेवलेंट थे। इन क्राफ्ट्स में क्या क्या इंक्लूड होता है? एक्सट्रीमली फाइन पॉटरी, जिसको नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में NBPW। अब ऐसा लंबा सा वियर्ड नाम क्यों है? बिकॉज इट इज जनरली फाउंड इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। हमारे सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न हिस्से में मिलता है और इसीलिए इसका नाम पड़ गया नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। NBPW इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ पॉटरी। ये अपने टेक्सचर में हार्ड होती थी, व्हील से बनाई जाती थी, मेटालिक लुकिंग होती थी, मतलब इसका बाहर का सर्फेस मेटल जैसा लगता है और इसका एक शाइनी ब्लैक सर्फेस होता है। इसका आउटर सर्फेस ब्लैक क्यों होता है? Because the potter used to expose this earthenware to very high temperatures in his kiln। आपको भी मालूम होगा कि पॉटरी बनाते वक्त जो पॉट्स होते हैं इनको बहुत हाई टेम्परेचर्स पे एक्सपोज किया जाता है जिससे ये स्ट्रॉन्ग बन सके। तो उस समय ये इतने हाई टेम्परेचर्स पे एक्सपोज करते थे इन पॉट्स को कि इनका बाहर का सर्फेस ब्लैक कलर का हो जाता था। इन पॉट्स के ऊपर एक ब्लैक कलर की स्लिप भी लगाई जाती थी जिससे इनका सर्फेस बहुत ही शाइनी और मिरर जैसा हो जाता है। स्लिप क्या होता है? एक लिक्विड मिक्सचर होता है जो क्ले और पानी से बनाया जाता है और इसको काफी पॉटरी और सिरेमिक वेयर्स को बनाने में यूज किया जाता है। जिन क्राफ्ट्स के हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिल गए वो तो हमें मालूम है, लेकिन ऐसे बहुत से क्राफ्ट्स होंगे जिनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। लेकिन और सोर्सेज हैं जिससे हमें आइडिया लग सकता है कि उस समय कौन से क्राफ्ट्स प्रेवलेंट थे। उस जमाने के जो भी टेक्स्ट हमें मिले हैं उससे ये मालूम पड़ा है कि क्लॉथ का मैन्युफैक्चर भी उस समय बहुत इंपॉर्टेंट था। क्राफ्ट्स के लिए फेमस सिटीज भी थी, जैसे वाराणसी इन द नॉर्थ एंड मदुरई इन द साउथ। और ऐसे क्राफ्ट सेंटर्स में मेन और विमेन दोनों काम करते थे। अब क्योंकि क्राफ्ट और ट्रेडिंग इतने बड़े प्रोफेशंस बन रहे थे और इतने सारे लोग इससे जुड़ रहे थे, तो इसको एक ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशन बनाना जरूरी था। तो काफी क्राफ्ट्स पर्सन्स और मर्चेंट्स ने मिलके एसोसिएशंस फॉर्म कर लिए थे जिनको श्रेणीज कहा जाता है। वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती थी, रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करती थी और फिनिश्ड गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी देखती थी। तो जिस तरह से आज की एसोसिएशंस अपने मेंबर्स का बेनिफिट देखती हैं, उस समय भी एसोसिएशंस ऐसा ही कुछ काम करते थे। मर्चेंट्स की जो श्रेणीज थी, इन्होंने भी ट्रेड को बहुत ही ऑर्गेनाइज कर दिया था, बहुत ही सिस्टमैटिक कर दिया था। श्रेणीज बैंक की तरह भी काम करती थी, जहाँ पे रिच मेन और विमेन अपने पैसे डिपॉजिट कर सकें और इस पैसे को इन्वेस्ट किया जाता था। फिर इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न्स आते थे उसमें से थोड़ा बहुत उन रिच मेन एंड विमेन को वापस कर दिया जाता था एज इंटरेस्ट, या फिर उसको रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस जैसे मोनास्ट्रीज को डोनेट कर दिया जाता था उनको सपोर्ट करने के लिए। क्राफ्ट्स उस समय इतने इंपॉर्टेंट थे कि उस समय की प्रोमिनेंट बुक्स जैसे अर्थशास्त्र में भी क्राफ्ट्स की मेंशन है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है स्पिनिंग एंड वीविंग का। अर्थशास्त्र हम पहले भी बात कर चुके हैं, इज अ वेरी प्रोमिनेंट बुक बाय द वाइज मैन कौटिल्य या चाणक्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य के एडवाइजर थे। अर्थशास्त्र में मेंशन्ड है कि स्पिनिंग और वीविंग को कैसे स्पेशल ऑफिशियल्स की सुपरविजन में किया जाता था। ये डिस्क्राइब करता है कि कैसे अलग अलग बैकग्राउंड की विमेन, अलग अलग एज की विमेन को भी हायर किया जाता था। विडोज, यंग विमेन जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, नन्स, कर्टिजन्स जो थे उनकी मदर्स, रिटायर्ड विमेन सर्वेंट्स, ऐसी विमेन जो टेम्पल्स की सर्विस से रिटायर हुई हैं, इन सबको हायर किया जाता था फॉर द प्रोसेसिंग ऑफ वुल, कॉटन, हेम्प, फ्लैक्स, मतलब रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग के लिए। पेमेंट भी एकदम फेयर था, बेस्ड ऑन द क्वालिटी एंड द क्वांटिटी ऑफ देयर वर्क। उनके लिए भी प्रोविजन कर रखा था कि जिन विमेन को अलाउड नहीं था अपने घर से बाहर निकलना ड्यू टू फैमिली रिस्ट्रिक्शंस, वो अपने मेड्स या सर्वेंट्स को भेज के रॉ मटेरियल मंगा के घर पे काम कर सकते थे। जिन विमेन को घर से बाहर जाना अलाउड था, वो सुबह के टाइम पे वर्क पे जाएं, अपना काम सबमिट करें और अपने पैसे कलेक्ट करें। इतने मॉडर्न थे कि उस समय भी वर्क प्लेस हैरेसमेंट का उन्होंने पूरा ध्यान रखा था। अगर जो सुपरवाइजर है वो विमेन के साथ बदतमीजी करता है या उससे गलत तरह से बिहेव करता है तो उसको पनिश भी किया जाएगा। और जो एम्प्लॉइज हैं, अगर उन्होंने अपना काम ढंग से कंप्लीट करके नहीं दिया है तो उन पे भी फाइन लगेंगे या उनको पनिशमेंट मिलेगी। सो एवरीथिंग वाज वेरी ऑर्गेनाइज्ड। उसी टाइम के अराउंड एक इंपॉर्टेंट जगह थी जिसका नाम था अरिकामेडु। अरिकामेडु पुडुचेरी में एक जगह है। ये 2200 से 1900 ईयर्स पहले की बात है, जब अरिकामेडु एक इम्पोर्टेंट कोस्टल सेटलमेंट था और यहाँ पे डिस्टेंट लैंड से बहुत सारी शिप्स आती थी जिससे गुड्स अनलोड किए जाते थे। अरिकामेडु में क्या क्या मिला है हमें जिससे मालूम पड़ता है कि ये इंपॉर्टेंट है? वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा ब्रिक से बना हुआ स्ट्रक्चर मिला है जो हम मान के चल रहे हैं कि एक वेयर हाउस हो सकता है जहाँ पे गुड्स को स्टोर किया जाता था। मेडिटेरेनियन रीजन की पॉटरी मिली है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान दीजिएगा। एम्फरे एक मेडिटेरेनियन रीजन की ऐसी पॉटरी है जो लंबी होती है, उसके दोनों साइड पे हैंडल्स होते हैं
और ये ऐसे जार्स होते हैं जिसमें जनरली लिक्विड्स को स्टोर किया जाता है, जैसे वाइन या ऑयल। एक और टाइप की पॉटरी है जिसको हम बोलते हैं एरिटनवेयर। ये स्टैम्प्ड रेड ग्लेज पॉटरी होती है और इसका नाम इटली के एक सिटी के नाम पे रखा गया है। इनको कैसे बनाते थे? इनके पास स्टैम्प्ड मोल्ड्स होते थे जिसके अंदर वेट क्ले मतलब गीली मिट्टी को प्रेस कर दिया जाता था और उस मोल्ड से फिर पॉट्स बन जाते थे। यहाँ पे लोकल पॉटरी भी मिली है, लेकिन मजे की बात है कि लोकल पॉटरी में भी जो डिजाइन्स यूज किए गए हैं वो रोमन डिजाइन्स हैं। रोमन लैम्प्स, ग्लासवेयर, जेम्स, ये सब भी मिला है। इसका मतलब रोम के साथ बहुत ज्यादा ट्रेड था। यहाँ पे स्मॉल टैंक्स भी मिले हैं जो प्रोबेबली शायद डाइंग वैट्स थे। डाइंग वैट्स मतलब ऐसे बड़े बड़े कंटेनर्स जिनको कपड़े को डाई करने के लिए यूज किया जाता है। ऐसा काफी एविडेंस मिला है सेमी प्रेशियस स्टोन्स और ग्लास से बीड्स बनाने का, ज्वेलरी बनाने का। और काफी सारी पॉटरी के पीसेस में ब्रह्मी स्क्रिप्ट से लिखा गया है। और हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाज यूज्ड टू राइट अ लॉट ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग तमिल। जैसे कि हमने बात करी कि उस समय रोम से बहुत ज्यादा ट्रेड होता था। सो रोम इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटीज इन यूरोप एंड इट इज ब्यूटिफुल। रोम उसी टाइम के अराउंड डेवलप हुआ था जिस टाइम के अराउंड गंगा वैली की सिटीज डेवलप हो रही थी। एक और रीजन है व्हाई रोम वाज सो इम्पोर्टेंट, बिकॉज इट वाज द कैपिटल ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर्स। ये एम्पायर इतना बड़ा था कि ये यूरोप, नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया, इस पूरे एरिया को कवर करता था और उसका कैपिटल था रोम। ऑगस्टस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एम्परर थे उस टाइम के और उन्होंने अराउंड 2000 ईयर्स पहले रूल किया था। वो ऐसा कहते थे कि जब उनको रोम मिली थी तो इट वाज अ सिटी ऑफ ब्रिक्स, लेकिन ही कन्वर्टेड रोम इनटू अ सिटी ऑफ मार्बल। मतलब जब वो एम्परर बने थे तब रोम इतना खूबसूरत नहीं था, लेकिन उन्होंने रोम को खूबसूरत बनाया। ऑगस्टस और उनके बाद के रूलर्स ने काफी सारी चीजें रोम में बिल्ड करी जिसके लिए आज रोम जाना जाता है। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे टेम्पल्स एंड पैलेसेस, ह्यूज एम्फी थिएटर्स। एम्फी थिएटर्स क्या होते हैं? एम्फी थिएटर्स एक्चुअली एक मीटिंग प्लेस या एक थिएटर प्लेस होते हैं जो ओपन एरियाज में होते हैं, उनके ऊपर सीलिंग नहीं होती है। हमारे कॉलेज में भी एक बहुत ही अच्छा एम्फी थिएटर था एंड वी यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ फन देयर। रोम में एम्फी थिएटर्स में बहुत सारे शोज पुटअप किए जाते थे जो सिटीजन्स आके देखते थे। रोम इज ऑल्सो नोन फॉर पब्लिक बाथ्स। यहाँ पे सेपरेट टाइमिंग्स होती थी मेन एंड वुमेन की और यहाँ पे लोग आके मिलते थे, रिलैक्स करते थे, स्टीम, सोना ये सब लेते थे। तो ये जो आजकल की मॉडर्न हॉबीज हैं ये एक्चुअली रोम में बहुत पहले से एग्जिस्ट करती हैं। वहाँ पे ऑगस्टस और दूसरे रूलर्स ने बहुत बड़े बड़े एक्वाडक्ट्स भी बनवाए थे जो सिटी में पानी लेके आते थे। एक्वाडक्ट्स ऐसे चैनल्स होते हैं जो पानी सप्लाई करते हैं और ये पानी लाते थे बाथ्स, फाउंटेन्स, टॉयलेट्स, इन सब के लिए। So they had a proper water system in the city even at that time. इसी के साथ हमारा चैप्टर 8 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया हो और हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, so don't forget to hit that subscribe button because it really motivates us और आपका अप्रिसिएशन हम तक पहुंच जाता है। I'll see you next time with the next chapter. तब तक के लिए stay safe and study well. Bye bye.